मित्रों नमस्कार। जैसा कि पुराने वीडियो में आपने देखा था, इसके प्रथम पार्ट में संवैधानिक विकास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। संवैधानिक विकास का एक एमसीक्यू है जिसके 22 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। शेष भाग आज पूर्ण करेंगे। 22वां क्वेश्चन आपने देख लिया था। आज हम 23वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए, 23वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। ये 4 ऑप्शन है और नीचे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको सही का चयन करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि विकल्प 1, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया, बिल्कुल सही है। सीटों का जो वर्गीकरण है उसको चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यानी आपका विकल्प डी सही है और 1 और 3 बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक बहिष्ठ मताधिकार का चुनाव उस समय नहीं किए गए थे और माउंटबेटन योजना के आधार पर भी सीटों का वर्गीकरण नहीं हुआ था। तो आपका विकल्प डी सही होगा, जिसके अंतर्गत विकल्प 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आपने उस समय देखा भी था। हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हमने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक का लाया था? ये क्वेश्चन भी आपने पूर्व वाले वीडियो में देखा था। एक्ट 1961, 1917, 1919 और 1915। 1919 का जो एक्ट था, जिसको हम माइंटेगू चैम्सफोर्ड भी कहते हैं, इसके द्वारा द्विध शासन, द्विसदनीय विधायिका का कंसेप्ट दिया गया। तो आपका जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची के आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। आप इसका देखेंगे कि संविधान सभा के कौन सा कथन आपका असत्य है, तो उसमें देखेंगे जो सी है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि संविधान सभा का जो गठन है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। तो इसमें सी विकल्प आपका सही रहेगा, जो संविधान सभा के लिए गलत तथ्य दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, संविधान सभा के चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूर्वी क्वेश्चन में देखा था आपने कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने चयन किया था। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को संविधान के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया था और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी संविधान सभा में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसका जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो इसके बारे में आपने डिस्कस किया है, पहले भी बताया है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 के अंदर, जिसको 22 जनवरी 1943 को एक्सेप्ट किया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यहाँ आपको अधिवेशनों की कुल संख्या के बारे में बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7,
9, 12 और 15। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो है 12। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा। कुल 11 अधिवेशन। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को है। तो इसमें जो कुल अधिवेशन है वो 12 कहलाते हैं, क्योंकि 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है, जिस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी जो संविधान सभा है उसके ड्राफ्ट का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप कंफ्यूज न हो। जैसे प्रारूप का नाम आते ही आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम याद आएगा, लेकिन इसमें भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा B.N. राव साहब। B.N. राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने ही संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप समिति ने B.N. राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। B.N. राव मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। तो इसका सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। हमने अलग अलग देशों से हमारे संविधान को निर्माण करने में जो चीज़ हमें अच्छी लगी थी, जो बातें हमें बहुत प्रेरणा स्रोत थी, तो हमने दूसरे देशों से ग्रहण किया था। तो इसमें एक आता है समवर्ती सूची। संविधान के स्रोत वाले टॉपिक में आप अच्छे से देखना किस किस देश से कौन कौन सा भाग हमने ग्रहण किया है। तो यहाँ समवर्ती सूची की जब बात आती है तो समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। हमने किस देश से प्रभावित होकर राज्यसभा के गठन में जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं सदस्य, तो इसका हमने किस देश से ग्रहण किया था। तो आपका राइट आंसर होगा आयरिश गणतंत्र, या हम कह सकते हैं आयरलैंड। यानी आयरलैंड से प्रभावित होकर हमने राज्यसभा का जो नॉमिनेट सदस्यों का वर्णन मिलता है वो आपको आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको संविधान संशोधन, निदेशक तत्व, राष्ट्रपति आपात अधिकार, संघ राज्य संबंध, दूसरी तरफ जो स्रोत हमने जिस देश से लिए उनकी सूची है, इनका हमें मिलान करना है। तो आपको अभी मैं पूर्व में भी कहा है कि हमें संविधान के स्रोत वाले जो टॉपिक है उसको अच्छे से देखना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि आपका जो विकल्प बी है वो सही है। इसमें संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। और आपका निदेशक तत्व आपको पता ही है कि आपने आयरिश संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति आपात अधिकार जर्मनी के संविधान से लिया है। और संघ राज्य जो संबंध है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बार बार स्रोत से संबंधित कोई एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप इसका राइट आंसर देंगे बी, महात्मा गांधी। उस समय आंदोलन बड़े ही तेजी पे थे और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो हमारे बापू महात्मा गांधी जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। कौन सा जो एक्ट था उसमें सन पूछा गया था, यहाँ सीधा आपसे नाम पूछ रहा है। मार्ली मिंटो 1909 में आया था।
चैम्सफोर्ड सुधार आपका 1919 में आया था, साइमन आयोग आपका 1928 के आसपास था, और भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 में। तो आपको जैसे पता ही है, चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में, जिससे हमें द्वैध शासन की स्थापना मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधान मंडलों का विस्तार का पुनर्गठन, केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार व पुनर्गठन। तो यहाँ आपको जो एक्ट हैं आपके, चाहे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो या पिट्स इंडिया एक्ट हो, या आपका चार्टर एक्ट 1893, या 1909 का मार्लियामेंट हो, या 1919 का मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड हो, या आपका 1935, ये सारे एक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तभी जाके आप इस तरह के प्रश्नों का सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है डी। इसमें आपको विकल्प 2 और 3 बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी और विधानमंडलों का विस्तार पुनर्गठन तथा केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार यानी द्वैध शासन की स्थापना, जैसा अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, द्वैध शासन वाली जो व्यवस्था है ये मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को ABCD कोटि में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य आयुक्त कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्यपाल कोटि सी और डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। बी है राज्य प्रमुख कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि बी और सी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्यपाल कोटि डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। सी है आपका राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, और राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, और मुख्य आयुक्त कोटि सी और डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। डी आपका है राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, और मुख्य आयुक्त कोटि बी और राज्य प्रमुख कोटि सी और डी राज्य। इस तरह से हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन जारी था, रियासतों का एकीकरण जारी था, तब हमने राज्यों को 4 वर्गों में डिवाइड किया था, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे ए का किसको हमने कार्यपालक बनाया है, बी का किसको बनाया है, तो ये आपका एकीकरण वाला जब भी आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपका आंसर सी सही होगा। राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज प्रमुख कोटि बी राज्यों के कार्यपालक अध्यक्ष था, और मुख्य आयुक्त कोटि सी और डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। इस तरह से आपका सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद ये पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? ऑप्शन ए, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, विभिन्न जाति धार्मिक समूहों के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, भिन्न जाति धार्मिक समूह महिलाओं स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता को लिखित निवेदन मांगने के द्वारा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता के लिखित निवेदन मांगने के द्वारा। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सी, विभिन्न जाति धार्मिक समूहों महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करके, देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करके, आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा हमने उसकी पूर्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 भारत के संविधान में किस रूप से सन्निविष्ट किया गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार का कार्य संचालन। तो आपको 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट है उसका एक बार आप अध्ययन करेंगे, तब जाकर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 में DPSP तत्व शामिल है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909,
इंडियन भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, इनकी क्या विशेषता थी इन एक्टों की, वो आपको देखना है और इन दोनों का मिलान करना है। तो इस तरह से आप जब इन एक्टों को पढ़ेंगे तो इनकी विशेषताओं के बारे में, जैसा भारत सरकार अधिनियम 1919 जो एक्ट है हमारा, कई बार प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा प्रांतों में द्वितीय शासन की शुरुआत, यानी आप बता सकते हैं कि सी में 3 आएगा, तो 3 यहाँ 2 है, ए में भी है और डी में भी है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। और आप देखेंगे कि द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इसमें निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी, जिसको पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 1919 में प्रांतों का द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, इसमें 3 वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो इस तरह से आप इन एक्टों को एक बार पढ़ लेंगे तो इनका आप मिलान आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप इनको नोट भी कर सकते हैं किस एक्ट में क्या विशेषता थी। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करके याद करके अभ्यास करके एकदम याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम, ये बार बार 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आप एक बार 2 बार अच्छे से अध्ययन कर लें। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया गया। तो इसमें 3 विकल्प दिए गए, नीचे पूछा गया कौन कौन से विकल्प सही है, तो इसमें विकल्प डी सही है, यानी जो फर्स्ट विकल्प है वो बिल्कुल 1919 के तहत सही है और सेकंड है वो भी सही है। और इसके बारे में पूरा दिया है यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो इसको आप एक बार नोट कर लें, याद कर लें। द्वैध शासन वाला है, द्विसदनात्मक विधायिका का है, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन का है, लोक सेवा आयोग का गठन भी इस एक्ट के द्वारा किया है, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इस एक्ट के द्वारा किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो ये 4-5 जो बिंदु हैं ये हमारे जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट था 1919 उसके हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा में गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की, इस उप समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसा की गई। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, दूसरा है आपका असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची, फोर्थ है आपका उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन। तो इसमें केवल जो ऑप्शन ए है आपका वो सही है। भारत के संविधान निर्माण के लिए निर्मित भारत के संविधान सभा में गोपीनाथ बरदलाई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई, जिसका काम था उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची की अनुशंसा करना था। नेक्स्ट देखेंगे आप 43 वाला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ये जितनी भी समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इधर व्यक्ति जो उनके अध्यक्ष थे उनका नाम है और इधर उनकी समितियां हैं, राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचारी, एस मुखर्जी, बी अम्बेडकर। तो आपको एक समिति तो अच्छी तरह से याद है, बी अम्बेडकर साहब वाली, वो है प्रारूपण समिति। तो बता सकते हैं आप डी का 3 से मैचिंग हो रहा है। अब इसमें तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके और भी, तो आपका ए जो ऑप्शन है वो सही है, आप मिलान करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारी जो संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष थे। टी कृष्णमाचारी है, ये सदस्य थे, हमारी जो प्रारूप समिति है उसके सदस्य थे। एस मुखर्जी है, ये हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, और जो बी अम्बेडकर साहब हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इनको आप एक बार याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में कौन सा कारण था। राज्यपाल ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया, केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक परिवर्तित कर दिया, प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था। ये एक कारण था जिसमें हमारे प्रांतीय सरकारों की कोई सहमति नहीं ली और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कर दी थी, जिसके विरोध में 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए थे। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का प्रारूप
जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे जाता है? तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा आपका वो है डी, जिसमें विकल्प, इसका आंसर है बी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस तरह का वक्तव्य दिया था 9 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। निम्नलिखित में कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में और उसमें ये 4-5 बिंदु थे जिनमें से कोई एक विकल्प नहीं था। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध है। संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो चौथा जो विकल्प है वो आपका गलत है। बाकी तीन जो विकल्प हैं, ए और बी, सी, है ना, वो आपके सही हैं कैबिनेट मिशन के लिए। इसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि संविधान सभा के जितने भी कार्यकलाप हैं उसको ब्रिटिश सरकार पर्यवेक्षण करेगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। बिल्कुल, ये आपका सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये तो गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था, ये भी आपका गलत है। प्रभावित होता था, खुला मंच रखा गया था, अखबारों में प्रकाशन होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे, बिल्कुल सही है। तो आपका जो विकल्प डी है 1 और 4, ये बिल्कुल सही है। और जो आपका 2 और 3 है वो संविधान सभा के बारे में सही नहीं है। तो इसमें पूछा था कौन कौन से सही है, तो 1 और 4 आपके बिल्कुल सही है। ये इसकी डिटेल है, आप इनका थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, है ना, उसके बाद कैसे किस तरह से परिवर्तन होते गए। लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस संवैधानिक विकास का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निर्देशित की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रिवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम 1949, निवारक निरोधन 1950। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ए और ए के अंदर जो विकल्प 1 और 2 ये बिल्कुल सही है। भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 थैंक यू।